नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे, विपक्ष चला ब्राह्मण की ओर और भाजपा ने थामा अति पिछड़ों की डोर। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी एकदम गजब है। वो विपक्षी पार्टियों को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर देती है और फिर उसके बाद वो पिच छोड़ करके दूसरी पिच की राह पकड़ लेती है। पहले तो राम मंदिर का मुद्दा लगाया और बढ़ाया, ब्राह्मणों की ओर अपनी कदम बढ़ाए, और उसके बाद जब पूरा विपक्ष ब्राह्मण के लिए लग गया, कोई परशुराम की मूर्ति बनवा रहा है तो कोई विकास दुबे के बहाने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, तो अब कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़कर के कह दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हम मुख्यमंत्री ब्राह्मण का बनाएंगे। पिछले 26 सालों से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण का कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना है, और इसी बात को कैश कराने के लिए कांग्रेस ने अब ये ऐलान कर दिया है कि अगर वो बहुमत में आई तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएगी। दरअसल इसके पीछे कांग्रेस का तर्क है और दावा यह है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस ही है। उसने अब तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं, उसके बाद से ब्राह्मणों का हाशिए पर चला जाना हो गया है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अलग राह पकड़ ली। अब भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ों की डोर थाम ली है, और ये पिछड़े और अति पिछड़े वही हैं जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। 54% जो आबादी है उनकी भरपूर समर्थन दिया था, दलितों ने भी अपना भरपूर समर्थन दिया था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सके थे। और 2019 में भी उनका वो विश्वास बरकरार रहा, जिसकी वजह से दोबारा वो प्रधानमंत्री बन सके और एक इतिहास रच सके कि पहली बार इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री हुआ है जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री हुआ है और बहुमत की सरकार बनाई है। तो प्रधानमंत्री ने अब अपना और उस ओर रुख कर लिया है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा का देहांत हो जाने की वजह से उस पर यह चर्चा चल रही थी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भेजा जाएगा, राज्यसभा सदस्य भेजा जाएगा। लेकिन पार्टी ने बहुत ही होशियारी से वहां पर एक निषाद को राज्यसभा सदस्य भेजने का ऐलान कर दिया। तो और इतना ही नहीं, इसके पहले बिहार का जो राज्यपाल बनाया वो भी एक नोनिया से, पिछड़ी जाति से बनाया, और तमाम जो उत्तर प्रदेश के आयोग है वहां पर अध्यक्ष और सदस्य बना करके उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। तो अब एक और जहां विपक्ष परशुराम की मूर्तियां लगवा रहा है और ब्राह्मण मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों और अति पिछड़ों पर दांव लगा दिया है जो 2014 में उन्होंने खेला था। अब कहां पर ठहरती है राजनीति, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी पार्टियों ने अब तक अपने अपने जातिगत वोटों की मुट्ठी में करने के लिए बाहें चढ़ा ली हैं। विपक्षी दल अचानक ब्राह्मण वोट बटोरने के दौड़ में पड़े हैं, तो समाजवादी पार्टी अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक तो समेटने में जुट गई है। बीएसपी दलित मुस्लिम गठजोड़ में ब्राह्मणों का बोनस वोट चाहती है, तो कांग्रेस ने 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ब्राह्मण जाति से बनाने का ऐलान कर इस सियासी जंग को अब और धार दे दी है। उत्तर प्रदेश में राम लहर के बाद अब परशुराम लहर चल रही है।
ब्राह्मण वोट बैंक को साध कर सियासी दल सत्ता की चाशनी से सराबोर होने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। यही वजह है कि अब यूपी के सभी सियासी दलों को ब्राह्मण और जाति पिछड़ों का मोह सताने लगा है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट पर निषाद को राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 24 अगस्त को होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव में जयप्रकाश निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। तस्वीर साफ है, यूपी में 2020 में ही 2022 की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को मूर्ति लगाओ अभियान में टफ कंपटीशन देने में लगी हैं। राम मंदिर भूमि पूजन के साथ लग रहा था कि अब मंदिर या मूर्ति को लेकर राजनीति खत्म हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इस बार राम है, लेकिन जय सिया राम वाले नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज की आस्था के प्रतीक परशुराम। उत्तर प्रदेश में करीब 23% स्वर्ण जाति के वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 11 से 12% ब्राह्मण है। हालांकि ये नंबर ओबीसी 40% और SC/ST 20% समुदाय के सामने कम है, लेकिन राजनीति में एक एक वोट मायने रखता है। दरअसल ब्राह्मण प्रेम के पीछे सिर्फ 11 से 12% वोट को रिझाना ही नहीं, बल्कि वोट को बिखरना भी है। यूपी में साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने, तो बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को खुश करने के लिए दिनेश मिश्रा को डिप्टी सीएम बना दिया। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कुल 312 में से 58 ब्राह्मण विधायक चुने गए थे। मंत्रिमंडल में 9 ब्राह्मणों को जगह दी गई। मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता से पिछले 8 साल से बाहर हैं। सपा 2017 की करारी हार से बाहर निकलकर 2022 में 2012 की तरह सत्ता में वापस लौटने का सपना सजा रही है। कांग्रेस अपने वनवास को खत्म करने के लिए अब ब्राह्मण भरोसे हो चली है, लेकिन जाति धर्म की राजनीति से कोई भी पार्टी बच नहीं पा रही है। भगवान परशुराम की प्रतिमा के पैतरे से कांग्रेस कतई बेफिक्र नहीं है और न नहले पे दहला मारने की रणनीति तैयार की है। विपक्ष ब्राह्मण की ओर चल रहा है, तो बीजेपी ने अति पिछड़ों की डोर पकड़ ली है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी होशियारी से विपक्ष को ब्राह्मण के उसमें फंसा दिया है और वो ब्राह्मणों का वोट पाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां लग गई हैं। शायद उनकी मंशा ये होगी कि ब्राह्मण वोटों का अगर बिखराव हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान होगा, लेकिन वो इस बात से बेखबर रहे कि जो उनका सॉलिड वोट बैंक बन चुका है वो अभी तक सॉलिड है, यानी कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों में जो सेंध लगाई थी वो अभी तक इंटैक्ट है, उस पर कोई काम किसी ने नहीं किया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिच पर ला करके विपक्ष को खेलने के लिए मजबूर कर दिया है? क्या विपक्ष यहां पर अच्छी बैटिंग कर पाएगा? जिसकी चैंपियन है भारतीय जनता पार्टी, क्या उससे विपक्ष जीत पाएगा? हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। राजपाल कश्यप जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका राजपाल कश्यप जी। रविकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर रविकांत राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्रोफेसर रविकांत जी। राम नरेश रावत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है राम नरेश जी। और साथ ही साथ हमारे साथ राजेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है राजेश मिश्रा जी, कांग्रेस के पूर्व सांसद है। सीधा रुक करेंगे राम नरेश रावत जी का। राम नरेश रावत जी, बड़ी होशियारी से आपने विपक्ष को लगा दिया भगवान राम में और ब्राह्मण में, और वो आपकी पिच पर आके उन्होंने खेलना शुरू कर दिया और आप लग गए अपनी जो आपकी असली पिच है वहां पर खेलने के लिए। स्वागत करते हैं। सबसे पहले मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं कहना चाहता हूं, बात तो भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तब से सन 80 से लेकर के आज तक कभी भी जातिवाद की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं की। समाजवादी पार्टी और बसपा ये तो दोनों जातिवाद की बात करते थे। आज की तारीख में कांग्रेस ने भी वही कहना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो सबका साथ सबका विकास है, किसी जात की बात नहीं होती है। और हमारे यहाँ तो सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी जितनी क्षमता है
उसको काम करने का अवसर सदैव प्राप्त होता रहा है। हम जातिवाद की बात नहीं करते, विकास के मुद्दों की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं और कमजोर, दलित, पिछड़े, बैकवर्ड जितने भी सब सामान्य वर्ग, सबको बराबर का सम्मान हमारी पार्टी में है। कहीं किसी जातिवाद की बात हमारी पार्टी में नहीं है। चलिए, जातिवाद आपकी पार्टी नहीं। चलिए, जातिवाद आपकी पार्टी नहीं करती है, माफ करिएगा राम नरेश रावत जी, जातिवाद की राजनीति कोई भी पार्टी नहीं करती है और हम सब दुनिया जानती है और पूरी जनता भी जानती है। ठीक है, आएंगे दोबारा से आपके पास में आएंगे। राजपाल कश्यप जी का रुख करेंगे। राजपाल कश्यप जी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। आप लग गए परशुराम जी की मूर्तियां लगवाने के, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति और मंगल पांडे की मूर्ति लगवाने में, और इधर भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा भेज करके मैसेज साफ कर दिया है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती, किसी भी जाति और धर्म की बात नहीं करती, सबको लेके और जिसके साथ में अन्याय होता उसके साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी होती। और समाजवादी पार्टी ने ये एक राज्यसभा भेज दिया, वो भी एक 125 साल के लिए, और पूरे पिछड़ों का वोट। अरे उत्तर प्रदेश की सरकार तो बनाई थी केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पे बनाई थी, मुख्यमंत्री कौन बना, किस जात का है, हम पूछना चाहते हैं। ये पिछड़ों को ठगने का काम कर, और ये केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे वोट लिया गया मोस्ट बैकवर्डों का, अब मुख्यमंत्री कौन बन गया। और हम पूछना चाहते हैं कि ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नाम पे वोट लिया गया, दिल्ली की सरकार बनाई गई, हाँ, फिर उनको कहाँ गायब कर दिया, ठंडे बस्ते में बर्फ से लगा दिया उनको मेरठ में। हाँ, और जिस तरीके से हमने किसी को ठगने का काम नहीं किया, इन्होंने ना सबका साथ सबका विकास, इन्होंने साथ तो सबका विनाश सबका किया। इनका अब नारा ये साबित हो रहा, सबका साथ सबका विनाश। ये एक जात के लोग वो गोरखपुर के गाजियाबाद तक देख लो, थानों में कौन लोग बैठे, एक जात के लोग काम कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। और हमारी पार्टी ने माननीय विशंबर जी को राज्यसभा दूसरी बार भेजा है, हमारी पार्टी ने साहू समाज को भेजा था, आज वो साहू जी को कहां लगा दिया, ठंडे बस्ते में लगा दिया, बीजेपी ने ले लिया हमारी पार्टी से तोड़ के। कहां लगा साहू जी है जो राज्यसभा सांसद हुआ करते थे। हमारी पार्टी ने विश्वकर्मा जी को बनाया, रामाचरण जी को शिक्षा मंत्री बनाया, 2 बार एमएलसी बनाया। हमारी पार्टी ने राजभर को बनाया, अभी वर्तमान में राम जतन राजभर है। हमारी पार्टी ने प्रजापति को बनाया, एमएलसी, 2 बार एमएलसी बनाया। हमारी पार्टी ने तो सभी ब्राह्मण को भी बनाया, विधानसभा अध्यक्ष से लेके कई कैबिनेट मंत्री बनाए, यही राजधानी में 2 मंत्री बनाए, क्षत्रियों को भी बनाया, सभी जातियों को बनाया। आज हमारे समाज के लोगों का वोट लूटने का काम किया, कहा 17 जातियों को हम अनुसूचित जात में शामिल कर देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने 17 जातियों को अनुसूचित जात में शामिल कर दिया, बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत उसको रोकवाने का काम किया। हमारी जात के साथ में कच्छप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गोड़िया, माझी, प्रजापति, राजभर, इनको सबको ठगने का काम किया। अभी 22 में बताएंगे बीजेपी। ठीक है राजपाल जी, आपका समय समाप्त, दोबारा से आएंगे आपके पास। राम नरेश जी, पहले सारे लोगों को शामिल कर लेते हैं चर्चा में, दोबारा से आपके पास में आएंगे, पूरा मौका देंगे आप लोगों को। हमारे साथ में राजेश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं। राजेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका, और सीधा आप ही के पास आऊंगा। ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग अगर कांग्रेस सत्ता में आई। राजेश मिश्रा जी, चलिए, राजेश मिश्रा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख कर देंगे। प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी होशियारी से विपक्ष को परशुराम और राम में फंसा दिया।
और खुद लग गई पिछड़ों और दलितों के पीछे उनका वोट लेने के लिए। देखिए विश्वकर्मा जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं राज्यपाल कश्यप जी से सहमत हूँ कि जिस तरीके से 2017 आवाज नहीं आ रही साहब भाई साहब। राजनीति शुरू की, विपक्ष में बहुत जिम्मेदारी की भूमिका निभाते हुए अखिलेश यादव जी जिस तरीके से ट्वीट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उससे निश्चित तौर पर सरकार को घेरने में मदद मिल रही थी। और दूसरी तरफ वो बहुत सारे अति पिछड़े प्रोफेसर रविकांत जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, हम उसे ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक राम नरेश जी का रुख कर लेते हैं। राम नरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। राज्यपाल जी को सुन रहा था, माननीय कश्यप जी हमारे नेता हैं, लेकिन जिस तरीके के गा रहे थे, सारी जातियों का नाम बताया। भारतीय जनता पार्टी देखिए, जहां आरक्षण नहीं है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के लोगों को भी समय समय पर आरक्षण दिया। जैसे माननीय संघ प्रिय गौतम को सबसे पहले राज्यसभा भेजने का काम किया, राम रतन जी को राज्यसभा में भेजने का काम किया, पन्नालाल तामे को एमएलसी बनाया, रामचंद्र वाल्मीकि को एमएलसी बनाया, चौधरी चुन्नीलाल धोबी समाज के थे, उन्हें पूछिए 17 जातियों का क्या किया, आरक्षण क्यों नहीं लागू कर पाए? 10% लागू करना था तो आपने 24 घंटे में लागू कर दिया। इन 17 जातियों को ठगने का काम किया। जी सुनने की तो सामर्थ्य रखिए। फिर राम नरेश रावत जो आपके सामने बैठे, इन्हें एमएलसी फांसी समाज से बनाने का काम किया। विद्यासागर सोनकर जी, सोनकर समाज से, उन्हें अभी एमएलसी बनाया गया। और तो सब जातियों को, माननीय कलराज मिश्रा जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक जमाने में राज्यसभा सदस्य बनाया, तमाम लोगों को बनाया। इस समय गवर्नर देखिए माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी हैं, माननीय कलराज मिश्रा जी हैं। इन सारे बड़े बड़े पदों पर तो ब्राह्मण समाज के लोग, पिछड़े समाज के माननीय विनय कटियार जी को राज्यसभा भेजने का काम किया गया। इस तरीके से कोई, आप जानते होंगे, लेकिन आप सबका साथ सबका विकास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है राम नरेश रावत जी, परशुराम से क्या दिक्कत है आपको? क्यों बीजेपी राम नरेश रावत जी, राज्यपाल कश्यप जी, आप दोनों को रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस के पूर्व सांसद जुड़ गए हैं, जरा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजेश मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। राजेश मिश्रा जी, बड़ी होशियारी से भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया और आपने ऐलान कर दिया कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आई तो आप ब्राह्मण का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आ रहा हूं राम नरेश जी, जरा नरेश मिश्रा जी को सुन लेते हैं। राजेश मिश्रा जी को, जी राजेश मिश्रा जी। राजेश मिश्रा जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? किसी से खड़ी नहीं जानी होगी कि साथ में तो लगता है अभी राजेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम एक बार को फिर से कोशिश करते हैं प्रोफेसर रविकांत जी के पास चलने की। प्रोफेसर रविकांत जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जी आप अपनी बात रख सकते हैं रविकांत जी। राज्यपाल कश्यप जी जो बात कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। और 2017 का चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी थोड़ा नए से राजनीति करनी शुरू कर चुकी थी। बहुत सारी सोशल इंजीनियरिंग एक तरह से वो लोग कर रहे थे। अखिलेश जी बराबर ट्वीट करके सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। लेकिन दिक्कत ये, विशेष कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, आपका एक सिद्धांत नहीं होता है, तो फिर आप चीजों को गड्ढमड करने लगते हैं।
तो वही हुआ कि जैसे ही ये मुद्दा मीडिया में आया, और मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश कहीं गई हुई कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। मुझे समझ में नहीं आता है कि विकास दुबे अपराधी था, हालांकि मैं इस तरह के एनकाउंटर, क्या कोई भी इसके पक्ष में नहीं हो सकता है, उसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि 2-3 और दुर्भाग्यशाली जो एनकाउंटर हुए, उनके वजह से पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल बनाया जाने लगा कि जैसे ब्राह्मण जो है बहुत ज्यादा उत्पीड़ित है। मुझे बड़ा होता है कि जहां रोज दलितों की हत्या, जहां रोज स्त्रियों के बलात्कार होते हैं, वो प्रदेश में मीडिया से लेकर के और दूसरी तमाम धाराएं लगातार ये दिखाने लगती हैं कि ब्राह्मण उत्पीड़ित हो रहा है। और इसके जाल में अखिलेश यादव और मायावती ये सारे लोग फंस गए। इनकी ब्राह्मण लॉबी है समाजवादी पार्टी की, मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने इस पर ठीक तरीके से मंथन नहीं किया, और जो ब्राह्मण नेताओं ने उनसे कहा, उनको जिस तरीके से मुझे लगता है कि भ्रमित किया, और अखिलेश जी ने उनको खुली छूट दे दी कि आपको जो मन में आए वो करिए। तो उसके बाद जिस तरीके से ब्राह्मण नेता निकल करके आए और उन्होंने घोषणा कर दी कि साहब हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, मंगल पांडे की मूर्ति लगाएंगे, इससे क्या हुआ कि सारा मुद्दा जो है, जिस सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे राजपाल कश्यप, वो प्रश्नांकित हो गया। क्योंकि मायावती से गठबंधन टूटने के बाद जिस दलित और पिछड़े ने यह समझा था कि निश्चित तौर पर मायावती ने धोखा दिया है अखिलेश यादव को, और सारी सिंपैथी दलित और पिछड़े की अखिलेश यादव की तरफ हो रही थी, वो सिंपैथी अचानक से प्रश्नांकित हो गई। क्योंकि जब आप एक विचारधारा पर नहीं टिकते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि जैसे पिछले सरकार में 2017 के पहले जो सरकार थी, उसमें जिस तरीके से आरक्षण को खत्म किया गया था, या त्रिस्तरीय आरक्षण पर सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया था और दलित और पिछड़े लोगों को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया था, उसको लगा कि फिर से अखिलेश यादव किसी मंडली के शिकार हो गए हैं। और ये जो मंडली है वो कहीं ना कहीं इतनी प्रभावशाली है कि सोशल जस्टिस जैसा मुद्दा वो खत्म हो जाएगा। इसलिए लोगों ने बहुत शक की नजर से देखना शुरू किया, करना शुरू किया। ठीक है, दूसरे ढंग से बात करने लगे हैं। रविकांत जी ठीक है, दोबारा से आपके पास आएंगे। फिर से कोशिश करते हैं कि राजेश मिश्रा जी का रुख करने की। राजेश मिश्रा जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? राजेश मिश्रा जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप अपनी पहली प्रतिक्रिया रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राम नरेश जी का रुख करेंगे, राम नरेश रावत जी का। राम नरेश रावत जी, सवाल यह उठता है, कांग्रेस कह रही है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो ब्राह्मण का मुख्यमंत्री बनाएगी। त्रिपाठी जी, माननीय चंडी तिवारी जी, माननीय श्रीपति मिश्रा जी, तमाम लोगों को मुख्यमंत्री, 6 लोगों को तो मुख्यमंत्री कांग्रेस बना चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि केवल हम जातिवाद की बात क्यों करते हैं, विकास की बात क्यों नहीं करते। आपने अभी हमारे ऊपर भी चार्ज लगाया कि सबको फंसा दिया राम मंदिर की मूर्ति लगा करके, और सभी को जातिवाद में फंसा दिया। जातिवाद में तो पहले से फंसे हुए थे। जब बहन जी ये नारा देती हैं, अभी भाई साहब कह रहे थे कि मेरा उत्तराधिकारी पर्टिकुलर जात लेने में हम नाम कोई दिक्कत नहीं, चमार ही होगा, तो आप बता दीजिए उत्तराधिकारी तक घोषित है, वहां पर माननीय अखिलेश यादव जी ही उत्तराधिकारी हो सकते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में अगला प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं जानता। बाकी कांग्रेस में भी तय है, सपा में भी तय है, बसपा में भी तय है। योग्यता का वहां कोई मतलब नहीं है। अब जब हमने मंदिर की नींव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रख दिया, भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ भगवान राम है, जिनको पूरी दुनिया मानती है, यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्री में भी उनकी पूजा होती है। तो उसके बाद में जब आपके यहाँ जातिवाद की नींव ही रखी गई, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि परशुराम जी हमारे आराध्य देव नहीं है, परशुराम जी हमारे आराध्य देव हैं। वहां से राम जी हमारे आराध्य देव हैं। राम नरेश रावत जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सवाल सुन लीजिए। बहुत शर्म लगती है, माफ करिएगा, मुझे बहुत शर्म लगती है मुझे जब आप लोग ये कहते हैं कि हम
जाति की राजनीति नहीं करते हैं। क्या देश में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बिना जाति की राजनीति हो सकती है क्या? करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, ये याद रखिएगा। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये सारी राजनीतिक पार्टियों का यही हाल है। बिना जाति की राजनीति नहीं हो सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, सबका साथ सबका विकास। अभी भाई साहब कह रहे थे पाल कश्यप जी कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को दरकिनार किया गया। हम आपकी बात से कोई सहमत नहीं हो सकते, इसलिए कि हमारे यहाँ कोई पूर्व में मुख्यमंत्री घोषित नहीं था। मैं वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं उनका प्रदेश का उपाध्यक्ष था, उनके साथ मैंने काम किया और मैंने उनकी कार्यशैली को देखा। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन जो संसदीय बोर्ड तय करता है हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, पहले तो कोई तय नहीं था। बाद में हमने तो, और इनके यहाँ पहले से सब तय है। अब पहली बार कोई आया है कि पहली बार कांग्रेस ने कहा मैं ब्राह्मण चेहरा दूंगा, तो ये जातिवाद उत्तर प्रदेश में बांटने की बात कर रहे हैं कि जातिवाद मिटाने की बात कर रहे हैं? ये तो जातिवाद कांग्रेस। रामनरेश रावत जी, ठीक है रामनरेश रावत जी, क्या जातिवाद उत्तर प्रदेश से खत्म हो पाएगा? आपको लगता है क्या? आएंगे, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन नहीं आएंगे पूरा जवाब लेंगे आपसे इससे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि आप पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि जरा मुख्यमंत्री कार्यालय में बता दीजिए कितने पिछड़े और अति पिछड़े हैं, जरा डीएम और एसएसपी और एसपी गिना दीजिए कितने पिछड़े और अति पिछड़े। आपने वोट लेते समय तो बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अब जब मौका आता है तो बागडोर किसी और के हाथ में सौंप दी जाती है। उसका भी जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, टीवी 9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। टीवी 9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आबिद अली खान कद्दावर सपा नेता व प्रधान संघ अध्यक्ष ब्लॉक उतरोला जनपद बलरामपुर की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अजय शुक्ला भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य कैलाशगढ़ जनपद बलरामपुर की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। राजेश गुप्ता युवा नेता व भावी प्रत्याशी प्रधान पद ग्राम दुधरा ब्लॉक गेड़ास बुजुर्ग की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं और राजेश मिश्रा जी के साथ में कुछ दिक्कत है, तकनीकी समस्या है, वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम सीधा रुख करेंगे राजपाल कश्यप जी का। राजपाल कश्यप जी, आप कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ में अन्याय हुआ, उनका चेहरा दिखा करके वोट लिया और सत्ता किसी और को सौंप दी, लेकिन रामनरेश रावत जी तो कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया गया था, तो कहां से उनके साथ अन्याय हुआ? रामनरेश रावत जी बहुत ही सदे हुए कार्यकर्ता हैं, विद्वान नेता हैं। उन्होंने अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से हम लोगों को, जनता को समझा रहे हैं, लेकिन जनता जान रही है। दूसरी बात, पहली बात तो प्रदीप जी, आज विश्व युवा दिवस, उसकी तो हम बधाई देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा देश में हमारे नौजवान हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, आज नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, न नौकरियां मिल रही हैं और वो किसी भी जाति व धर्म के हों। माननीय नहीं, ना राजपाल कश्यप जी, आज हम सरकार के को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे, आज हम जातिवादी राजनीति की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप लोग तो लग गए परशुराम की मूर्तियां लगवाने में और मंगल पांडे की मूर्तियां लगवाने में, और जो रविकांत जी कह रहे हैं आपका जो समीकरण था वो गड़बड़ा गया पूरी तरीके से, लोग कंफ्यूज हो गए हैं। सदैव सभी जाति धर्मों के, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा पे काम करती है, उनके नाम पे पार्क बनवाने का काम किया, उनके नाम पे हॉस्पिटल बनवाने का काम किया, जो देश के बड़े बड़े संस्थानों में गिना जाता है। नहीं, राजपाल कश्यप जी, सीधा सवाल का सीधा जवाब। आप कह रहे थे केशव प्रसाद मौर्य के साथ अन्याय हुआ, रामनरेश रावत कह रहे हैं कोई अन्याय नहीं हुआ, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया था। पंचम तल से आज पता नहीं है, और वो कोई मतलब नहीं है कि अपन दलित पिछड़ों का, दलित बना तो दिया राष्ट्रपति, कहा यहाँ मंदिर के दर्शन तक करने नहीं दी। जिस देश में बीजेपी के शासन काल में राष्ट्रपति मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते हैं, ये है बीजेपी वोट लूटने के लिए चेहरा दिखाती है। और इन्होंने क्यों नहीं 12 राज्यसभा भी बनाए थे थोड़े दिन पहले फुल टाइम के लिए, ये 1 साल 1.25 साल के लिए निषाद जी को बना दिया, और उसके बाद हमारी पार्टी ने तो 2 बार बनाया। मैं खुद बैठा हूँ, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा, समाजवादी पार्टी की देन है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसी जगह कश्यप को बनाया और राज्यसभा को एमएलसी बनाया। राजपाल कश्यप जी, लेकिन ये बताइए जी, नौजवानों की पूछ है, कितने नौजवानों को बढ़ावा, आज युवा दिवस है तो नौजवानों को, हर जाति के नौजवानों को एमएलसी और राज्यसभा बनाने। रामनरेश रावत जी ने आपको पूरी फेहरिस्त दिखा दी है। इनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय प्रभारी दलित, कितने लोगों को उन्होंने, रामनरेश रावत जी जरा लिस्ट गिना दीजिए फिर से भाई कश्यप जी को। जी गए तो है, उनको भी बर्फ से लगा दिया, राज्यसभा सांसद गए इनके यहाँ। एक साहू जी हमारे यहाँ से ले गए थे, उनको भी बर्फ से लगा दिया। एक वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी है, वो भी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको भी बर्फ से। हर जाति धर्म के लोगों को ये केवल वोट ठगने का काम करते हैं। हम तो पूछना चाहते हैं उनसे, गाजियाबाद तक एक जाति का सिक्का चल रहा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हम पे जातिवाद का आरोप लगाते थे, हमारे समय की सूचियां प्रकाशित कर दो जो हमने भर्ती की है, और अपने समय की जांच सहित सूचियां प्रकाशित कर दो, अभी सच्चाई पता लग जाएगी। ये आरक्षण किया जा रहा, ये बताइए आरक्षण खत्म कर दिया रामनरेश रावत जी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां ले रहे हैं। रामनरेश रावत जी, जो आप सूचियों की बात कर रहे हैं उस पर संजय सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं, जरा ये बता दीजिए। संजय सिंह अभी हमारे के न्यूज से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जरा आपके मुख्यमंत्री कार्यालय में कितने पिछड़े, कितने अति पिछड़े और कितने दलित मुख्यमंत्री कार्यालय में है, जरा बता दीजिए। हमको कहना है क्या? जी आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। संजय सिंह जो आप आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कितने पिछड़े, कितने अति पिछड़े, कितने दलित, कितने अति दलित, महादलित हैं कार्यालय में, जरा संख्या गिना दीजिए।
स्वयं में उनके बहुत से रिश्तेदार होंगे, उनको ऐसा लगता होगा। 2-4 रिश्तेदार उनके जरा होंगे। आंकड़ा गिन लीजिएगा एक बार, तो एक बार नजर डाल लीजिएगा। आप तो करके हम नेता आपको हैं, एक बार मुख्यमंत्री कार्यालय में नजर डाल लीजिएगा। अरे यहाँ पर अधिकारियों की भी योग्यता के आधार पर उनकी पद पोस्टिंग होती है। मतलब योग्यता में खाली कुछ ही वर्ग के लोग आते हैं। मतलब योग्यता में खाली कुछ ही वर्ग के लोग आते हैं। नहीं, आप कह रहे ना कि योग्यता के आधार पर रखा गया है। नहीं, आप कह रहे ना कि योग्यता के आधार पर रखा गया है। पहले सवाल का जवाब, दूसरा सवाल और है मेरे पहले पास। सवाल का जवाब, संजय सिंह ये भी दूसरा कह रहे सवाल हैं और है मेरे पास में। संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने डीएम, कितने एसपी, कितने एसएसपी, किस जाति के हैं, ये भी बता दीजिए। लेकिन निश्चित रूप आ रहा हूँ राजपाल जी आपके पास। अब जैसे बहुत से लोग सिंह लिखते हैं, ऐसे वेग आंसर देने से काम नहीं चलेगा सर। ऐसे वेग आंसर देने से काम नहीं चलेगा सर। बहुत जगह पर कहने से काम नहीं चलेगा। जनता जवाब मांगती, संजय सिंह जवाब मांग रहे हैं। जवाब दे दूंगा जी, लेकिन निश्चित रूप से राज्यपाल जी नहीं, जब चैनल पर जवाब देंगे सर ना, तो जो दलित पिछड़े सब और लोग हैं वो सुन लेंगे आपका जवाब। कोई नहीं दिखाई देता औरंगजेब की तरह है, अपने बाप की पट्टी हटा करके किसी इनके नेता ने देखिए गलत बात रावत जी, रावत जी आप गलत बात कर रहे हैं। आने वाला नहीं हूँ, मैं आपकी पिच पर नहीं खेलूंगा। औरंगजेब की पिच आज नहीं है, आज हिंदू मुस्लिम की पिच नहीं है। आज यहाँ पर मामला पिछड़े अति पिछड़े और ब्राह्मणों का है। आपने हमारे वो नेता है माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पार्टी ने कहा तो निश्चित रूप से हर वर्ग के, हर जात के लोगों को सब जगह पर स्थान समायोजन किया गया। वर्तमान मंत्रिमंडल देख लीजिए, सारे वर्गों के लोग उसमें मंत्रिमंडल में हैं और आज तक हमारे ऊपर ठप्पा इस बात का नहीं लगा। हम जातिवाद की बात करते हैं, किसी की हैसियत कहीं कुछ चपरासी भी ट्रांसफर करने की नहीं है। अरे ये तो शासन सत्ता की बात, ट्रांसफर पोस्टिंग अगर सब लोग करने लगेंगे, अरे ट्रांसफर सब काम करने लगेंगे तो घर आगे नहीं चल सकता है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग का दायित्व हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। तो एक जात का है, एक जात का है केवल ट्रांसफर पोस्टिंग, थाना चौकी पंचम तल सब कुछ एक जात के लोग चलाएंगे और रावत जी जैसे विद्वान लोग मंत्री नहीं बन सकते हैं। और आप ये बताइए, आप दलित विधायक पीटे जा रहे थानों में है, दलित विधायक पीटा गया लीग पे। आप दलित समाज से आते हैं और दलित विधायक सांसद परेशान है। हरदोई जनपद में जयप्रकाश रावत परेशान है, श्याम प्रकाश रावत परेशान है, सीतापुर में राठौर परेशान है, गुप्ता धरने पे बैठ गया। किस जात की हो? ये बीजेपी शासन काल में वोट लूटने और ठगने का काम किया गया। और रही बात, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से कि निश्चित रूप से आपके यहाँ पर तो थानों में पुलिस पिटती थी, आपके यहाँ पर तो विधायक लोगों का ऐसा राज्य। अरे नहीं, कानून व्यवस्था क्या है? AK-47 जेल में चल रही, कचहरी में हत्या हो जा रही, जज को जान बचानी बिजनौर में हुआ, आगरा में क्या हुआ? आगरा में बार काउंसिल की अध्यक्ष की हत्या हो गई और जेलों में AK-47 चल रही। 8-8 लोगों को, 10-10 लोगों को नरसंहार पर कानपुर से लेके इलाहाबाद से लेकर सब जगह। अब तो पुलिस, बीजेपी शासनकाल में तो पुलिस फिरौती दिलवा रही, फिरौती लेके भी लोग भाग जा रहे हैं, हत्या उसकी हो जा रही, बच्चियां आत्महत्या कर रही। गोरखपुर में बच्ची ने आत्महत्या कर ली, अपने को आग लगा ली, मुख्यमंत्री कार्यालय में आग लोग लगा रहे हैं। आगे क्या? भाई राजपाल जी, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे पर रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रविकांत जी का रुख करेंगे। रविकांत जी के पास जाऊंगा। रविकांत जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जरा ये बता दीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी होशियारी से विपक्ष को गुमराह कर दिया है और विपक्ष उनकी चाल में फंस गया है? ऐसा लगता है, इस तरह का परसेप्शन बनाया गया। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि दुर्भाग्य से अखिलेश यादव जी के आसपास जो लोग हैं, खास करके इस प्रकरण में अगर हम देखें तो उन ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं गुमराह किया और उनको, और उसके बाद उन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया जो कहीं कहीं बीजेपी के पिच पर ही जाता है। क्योंकि मंदिर की राजनीति, स्टैच्यू लगाने की राजनीति वो बीजेपी की है, आपकी नहीं है। दूसरी बात, रावत जी जो कह रहे हैं वो बीजेपी के नेता है, बहुत साफगोई से जो बात कह रहे हैं
और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि तमाम जातियों के नेताओं को वहां जगह मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी में एजेंडा ब्राह्मणवादी चलता है, एजेंडा संघ का चलता है। वहां पर आपको नौकरियों में आरक्षण खत्म किया जा रहा है, रावत जी को चिंता नहीं होगी। अभी जो प्रमुख कैबिनेट सचिव, जो संयुक्त सचिव बनाए गए हैं निजी क्षेत्रों से ला करके, रावत जी नहीं बोलेंगे। और नेताओं का तो ख्याल रखा जाता है, लेकिन जो जनता है, जो दलित पिछड़ी जो जनता है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। राज्यपाल कश्यप जी जिस तरीके से कह रहे हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूं। जिस तरीके से पूरे देश में कानून व्यवस्था खराब है और दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था पर बात करेंगे भाई। नहीं, कानून व्यवस्था पर बाद में बात करेंगे भाई। प्रोफेसर रविकांत जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ, कई बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, समझ लूं आपसे जी। को पिछड़े नेताओं को सामने ला करके और उनके चेहरे का, उनकी जाति का इस्तेमाल कर लेना। अरे आप राम मंदिर आंदोलन को, अरे भागीदारी तो दे रहे हैं भाई रविकांत जी, तमाम दलित नेताओं को भागीदारी दिया है। आज वो मंत्री बनकर के घूम रहे हैं, तमाम अति पिछड़े और पिछड़ों को मंत्री बनाया है। लगता है रविकांत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राम नरेश रावत जी, आपने कहा कि आपके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन ये आंकड़े जुटा लीजिएगा, क्योंकि विपक्ष आप पर हमलावर है। वो कह रहा है आप दिखाने के लिए, जो आपके पास दलित पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए, ये दिखाने के दांत हैं हाथी के, और खाने के दांत कुछ दूसरे हैं। प्रभारी प्रशिक्षण रहा हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ। पार्टी पूरी तौर से विश्वास करती, मुझे पूरा काम करने का अवसर प्रदान किया गया। और तो आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? तो आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? पासी थी, अभी सुरेश पासी जी मंत्री हैं। तो 3 साल बाद सुरेश पासी जी मंत्री हैं। वो 3 साल बाद, 2 साल बाद याद आई उनको। तो एकदम से तो सबको बनाया नहीं जा सकता, लेकिन सबका साथ अपना विकास, सबका साथ अपना विकास। चाहे कानून व्यवस्था पर बात कर लीजिए, चाहे जातिवाद पर बात कर लीजिए। आज कानून व्यवस्था की हो ही नहीं सर, बात कानून व्यवस्था की हो ही नहीं सरज, बात कानून व्यवस्था की नहीं है, बात है कि राजनीति जा किस ओर रही है, हम ये देख रहे हैं। चलाने वाले लोग माननीय जनेश्वर मिश्रा जी बहुत बड़े नेता थे, अकेले उनके नाम से काम चला रहे थे। निश्चित रूप से आज इनको फिर से ब्राह्मण याद आ गया, पहले क्यों नहीं? अरे माता प्रसाद पांडे जी नहीं आपको दिखाई देते, ब्रजभूषण तिवारी जी आपको नहीं दिखाई पड़ते, कितने बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ, शिवाकांत ओझा से लेके सब नेताओं का है। जिस जात की सूची मांगे उस जात के मंत्रियों की सूची ले देंगे। हमारे यहाँ सभी जातियों का वो था सम्मान, आपके यहाँ तो केवल एक जात का बोलबाला है। माननीय राज्यपाल कश्यप जी, राज्यपाल कश्यप जी, नहीं, राम नरेश जी, राज्यपाल कश्यप जी से सवाल पूछ ले। राज्यपाल कश्यप जी, आप बड़ी होशियारी से राम नरेश जी के चाल में फंस जाते हैं। राम नरेश जी आपको अपनी पिच पर ले जाते हैं और आप वहां खेलना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर रविकांत ये कह रहे थे, आप ही के बाद आप ही से सवाल है राज्यपाल जी। प्रोफेसर रविकांत जी ये कह रहे थे कि आपकी लाइन लेंथ बढ़िया चल रही थी, लेकिन आपने अचानक से टर्न लिया और अब लोगों आप पिछड़े और अति पिछड़े आप पर विश्वास नहीं कर रहे। प्रदीप जी, हमारे प्रोफेसर रविकांत जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत विद्वान हमारे प्रोफेसर हैं, दलितों के चिंतक हैं और ये जानते हैं। और जिस तरीके का ये बीजेपी जिस तरीके का षड्यंत्र करके और दलित, बैकवर्ड, ठाकुर, ब्राह्मण सब में ये जिस तरीके का जाति संघर्ष कराती है, और हमारी पार्टी ने तो सभी जाति वर्ग धर्मों को महापुरुषों ने काम किया, ऐसा थोड़ी ना है। चाहे विश्वकर्मा जी की पूजा की जयंती की छुट्टी और पूजा कराने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चालू किया था। अरे कब तक पूजा करवाते रहेंगे महाराज, कुछ जरा वास्तविक काम भी कर लीजिए। ये मूर्तियों की पूजा, मूर्तियां लगवाना, उनकी पूजा करवाना, सार्वजनिक छुट्टी कर देना, कुछ आर्थिक रूप से भला भी कर दीजिए लोगों का। नहीं देखिए,
अति पिछड़े लोगों का भला किया था, विश्वकर्मा जी को कैबिनेट मंत्री बनाया था, 2 बार एजेंसी बनाया था, 17 बार। वो 17 जातियों को आपने दलित में देने की बात की थी, आपको पता था कि वो उसमें नहीं जा सकते हैं, उसका विरोध हुआ और उसका हश्र क्या हुआ आपको पता है। प्रदीप जी, हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो कहते हैं 17 जातियों के लोग अनुसूचित जाति में नहीं जा सकते। माननीय अखिलेश जी ने किया था और इसी बीजेपी ने वोट लेने के बाद तो कहा हम शामिल कर देंगे, लेकिन सरकार बनी। ये बताइए अब संविधान व्यवस्था क्या है? कहा जा रहा था 50% आरक्षण ज्यादा, हमको कह दिया गया कि तुम 50% अगर दलित और बैकवर्ड का बेटा टॉप पर जाएगा तो उसको घसीट के उसके कोटे में लाया जाएगा कि तुम अपनी हैसियत में रहो, और 10% आरक्षण कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ 10% आरक्षण कर दिया तो माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं जाति जनगणना के आंकड़े ओपन कर दो, सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दो, ये झंझट ही खत्म हो। तो क्यों नहीं, क्या दिक्कत है बीजेपी को? क्यों पीड़ा हो रही है? जाति जनगणना क्या दलित बैकवर्ड से घबरा रही है? और जिस तरीके का मैं पूछना चाहता हूँ, प्रोफेसर रविकांत जी बैठे हैं, कितने प्रोफेसरों की अगर असली दलितों बैकवर्डों की हिमायती हो तो जितने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्यों नहीं दलितों का और बैकवर्डों का आरक्षण लागू कर दिया? नीट में क्यों आरक्षण? ठीक है, जवाब लेते राजपाल कश्यप जी, आपने एक बहुत मौजूद सवाल उठाया है, उसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है राजपाल कश्यप जी, आप रुके रहिए हमारे साथ। राजपाल जी, समय कम है हमारे पास, जवाब ले लेते हैं। ठीक है भाई राम नरेश जी, राजपाल कश्यप जी ने एक बहुत मौजूद सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं जब पिछड़ों दलितों का कोटा बढ़ाने की बात होती है तो नेता से लेकर कोर्ट तक ये कहती है कि 50% से ऊपर कोटा नहीं जा सकता, लेकिन EWS कोटा 10% कैसे बढ़ गया? उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, 3 दिन के अंदर सब कुछ पारित होकर के 6 दिन में लागू हो गया। ठीक से माननीय राज्यपाल जी को समझना चाहिए, जब देश आजाद हुआ 22.5% अनुसूचित जाति के लोग उत्तर प्रदेश में थे, देश में 15%। नहीं सवाल जवाब ये बता दीजिए, क्या 50% से ज्यादा कोटा हो सकता है कि नहीं? अगर नहीं हो सकता तो EWS को 10% कोटा कैसे मिल गया? और अगर हो सकता है तो राजपाल कश्यप कह रहे हैं जाति के हिसाब से कोटा, जनसंख्या के हिसाब से कोटा क्यों नहीं दिया? जी बताइए। 10% आरक्षण कर दिया गया, कोटे में से कोटा, जैसे माननीय राजनाथ सिंह जी ने सामाजिक न्याय की तरफ से लागू किया था, 22.5% में से 1 भी प्रतिशत आरक्षण नहीं बढ़ाया था, लेकिन उसमें सारे जातियों के लिए आरक्षण कर दिया था। एक जात विशेष के लिए 11% कर दिया था, अन्य को 11.5% में। अरे तो आज भी तो बीजेपी की सरकार है, इनसे पूछिए आप कहाँ गई वो रिपोर्ट? आज भी तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र से लेके यहाँ तक। अब कौन दिक्कत है? पार्लियामेंट से लेके यहाँ तक देश में भी सरकार आपकी है और प्रदेश में भी सरकार है। आ रहा हूँ रविकांत जी, आपके पास आ रहा हूँ जी। आबादी के हिसाब मिल रहा, आबादी के हिसाब माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे, आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो आबादी के हिसाब से। ठीक है राजपाल जी, जरा रविकांत जी जुड़ गए हमारे साथ दोबारा से, उनका रुख कर लेते हैं। राम नरेश जी एक मिनट। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या विपक्ष की कहीं ये मंशा तो नहीं, कहीं ये विपक्ष की ये चाल तो नहीं है कि ब्राह्मण वोटों में बिखराव कर दिया जाए? क्योंकि ब्राह्मण वोट अगर बिखराव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो जाएगा, क्या ये बात सच है? जो उन्होंने कदम उठाया वो थोड़ा सा देख कर तलब हो गया, क्योंकि इस देश में 3000 साल की व्यवस्था थी, वो संविधान के द्वारा आजादी के बाद हम लोग आधुनिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बीजेपी की तो राजनीति ही है, वो प्राचीन मूल्यों के आधार पर चलेंगे। बार बार रावत जी संस्कृति का जिक्र कर रहे हैं, तो मंदिर और मूर्ति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। सपा हो, बसपा हो या दूसरे और राजनीतिक दल हो, उन्हें हमेशा संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसमें मैं कह रहा हूं कि मंशा तो ठीक थी, मैं भी कह रहा हूं कि ब्राह्मणों को जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। जो भी सरकार से नाराज हो रहा है उसको आप जोड़ सकते थे, लेकिन आपका तरीका क्या होगा? जो और दूसरे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था, समाजवादी पार्टी के लोग। जी रविकांत जी, समय कम है हमारे पास, हम दूसरा सवाल भी आपसे समझ लेते हैं। एक और चीज आपसे समझनी है जी, एक चीज समझनी है कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने
अचानक से हिंदू वोटों का रुख कर लिया है, यानी कि अब जो वो तुष्टीकरण का मामला था अल्पसंख्यकों का, उससे दूरी बना ली है। आपको क्या लगता है कि हिंदू वोटों का बिखराव करने के लिए यह किया जा रहा है? जो जिसे हम मुस्लिम तुष्टीकरण कह सकते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू तुष्टीकरण कर रही है। अगर उसी हम नीति को देखें तो उसी के वोटों में बंटवारे के लिए तो विपक्ष ये सारी राजनीति अब कर रहा है ना। जो राजनीति है, भारतीय जो समाज है वो जाति परक है। अब उन जातियों को धर्म के आधार पर जोड़ने की कोशिश करी थी, बल्कि धर्म से ज्यादा सांप्रदायिकता के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू धर्म की हितैषी नहीं है, वो हिंदू धर्म को एक तरह से प्रश्नांकित कर रही है, क्योंकि हिंदू धर्म ऐसा है ही नहीं। आप जय श्री राम का नारा लेकर के जो बात आप कह रहे हैं, यहाँ तक कि लिंचिंग भी हो रही है, ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। विवेकानंद प्रोफेसर रविकांत जी, एक चीज आपको और जल्दी से समझनी है आपसे कि क्या जिस तरह से गुजरात में राहुल गांधी शिव भक्त बने, मंदिर मंदिर गए, मठ मठ गए, कर्नाटक में भी उन्होंने यही किया। अब समाजवादी पार्टी भी वही कर रही है, बसपा भी वही कर रही है और कांग्रेस भी वही कर रही है। तो जिस तरह से गुजरात में वो भाजपा को रोकने में कामयाब हो गए थे, कर्नाटक में रोकने में कामयाब हो गए थे, क्या उत्तर प्रदेश में यही रणनीति कांग्रेस के साथ क्या था? गुजरात में केवल 2 पार्टियों के साथ चुनाव होता है, वहां कोई और क्षेत्रीय दल है नहीं। कांग्रेस को गुजरात का मॉडल ही है, मोदी जी है, उन्होंने क्या किया था कि उसे मुस्लिम लीग की तरह बना दिया था, इस तरह का परसेप्शन खड़ा कर दिया था। इसलिए कांग्रेस के सामने ये मजबूत थी कि वो जनेऊ भी दिखाएं, मंदिर बनाएं और ये नहीं साहब हम मुस्लिम नहीं है, हम हिंदू हैं और हम हिंदुओं के पक्ष में भी राजनीति करते हैं। तो वो उनकी एक मजबूरी थी, या ये कहिए स्ट्रेटजी थी, जिसमें वो कामयाब हुए। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो हिंदू के कारण गुजरात में जीते थे, वो नहीं है। दरअसल गुजरात में जो 15 से 20 साल की जो राजनीति हो गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि वो राजनीति तो धर्म की करते हैं और बड़े अच्छे नारों के साथ आते हैं, सबका साथ और सबका विकास, लेकिन दरअसल उसके बाद जो करते हैं वो बड़ा विनाशकारी होता है। लोगों की हत्याएं होंगी और कोई विकास का काम नहीं होगा, कोई सहूलियतें नहीं होगी। ये जो हो रहा है। ठीक है रविकांत जी, ठीक है, आपके पास आएंगे, मैं बस समय कम है। राजपाल कश्यप जी, मैं यही सवाल आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या, ठीक है रविकांत जी, समय बहुत कम है हमारे पास। जी जी, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, खुशी हो रही है कि रावत जी ने स्वीकार कर लिया है कि जो आरक्षण है उसमें 50% सवर्णों के लिए था। ये उनकी जबान निकल रही है, सच निकल रही है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, और वो भी रावत जी की जबान निकल रही है। नहीं, ये मैंने कहा वो केवल आरक्षण था। आपने ही कहा है। नहीं, उसमें 10% लोगों को आरक्षण करीब। आपने यही कहा कि जो 50% था उसमें से 10% सवर्णों का था। जबान आपकी फिसल गई, आप सच बोल गए, कोई बात नहीं, हो जाता है, सच दिल से निकल ही आता है। रावत जी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 50% से ऊपर आरक्षण जा नहीं सकता। ठीक है, समय कम है। राजपाल नहीं, रावत जी आपने सच बोल दिया है, सच बोल दिया। आपका फाइनल कमेंट। राजपाल कश्यप जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या हिंदू वोटों में सेंध लगाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? जो रणनीति बनाई है 22 में 22 की और 351 पार, और वो रणनीति हम टीवी और उस पर तो नहीं बता सकते, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से विफल हो जाएगी 22 में। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो रणनीति बनाई है उसमें दलित, बैकवर्ड, सामान्य वर्ग, सभी जाति वर्ग धर्मों की वो विषाद बना रखी है। और देखना 22 में जब माननीय अखिलेश यादव जी निकलेंगे तो बीजेपी का कमल का कहीं पता नहीं लगेगा, और क्योंकि बीजेपी है। और राजपाल कश्यप जी, आपने 351 का टारगेट रखा है, आप 49 सीटें पीछे रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने 400 का टारगेट रखा है, अब की बार 400 के पार। रामनरेश रावत जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? लोग याद कर रहे हैं, देश का कोई मुख्यमंत्री मुकाबला नहीं कर पा रहा। देश में योगी जी ने क्या बनाया है, कुछ तो बता दे, एक हॉस्पिटल बता दे। कोरोना में लोग परेशान है, दलित, बैकवर्ड, गरीब को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, उनकी तो थानों में फंसाया जा रहा। और ठीक है राजपाल कश्यप जी, समय तो नहीं है हमारे पास। रामनरेश रावत जी का रुख करते हैं। रामनरेश रावत जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि आपका इस बार दावा होगा 400 के पार का?
अरे ये बात 325 सही तो अभी 400 आपके पास के में है। आसपास तक हम लोग पहुंचेंगे, अब की बार सबका सफाया होगा, क्योंकि जी। सबकी बुनियाद अरे 500 पा जाओगे। आपने तो करोड़ों लोगों को नौकरियां दे दी, करोड़ों लोगों को राशन दे दिया। आप यही तो बताना चाह रहे हो, झूठी नौकरियां, झूठे भाषण, झूठा भोजन, झूठा जमेना, सब झूठे पे आपका आधारित है। पूरा देश के नेताओं से लेके प्रदेश तक दुनिया में कोई झूठ बोलने का अच्छा संगठन है, उसका खिताब मिलना चाहिए तो वो बीजेपी और आरएसएस को मिलना चाहिए। दुनिया में भ्रम कोई फैला सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है राजपाल कश्यप जी, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल कश्यप जी आपका धन्यवाद, राम नरेश रावत जी आपका धन्यवाद, प्रोफेसर रविकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं जो निकल के आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी होशियारी से बाकी पार्टियों को ब्राह्मण की तरफ लगा दिया, मूर्तियों की तरफ लगा दिया और खुद पिछड़ों अति पिछड़ों की डोर पकड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मानना है कि वो सबको लेकर के चल रही, लेकिन विपक्ष की कोशिश ये है इस बार कि वो जो हिंदू वोट है उसमें सेंध लगाए। यही कारण है कि कांग्रेस कह रही है कि अगर उसकी सरकार बनी तो वो ब्राह्मणों का मुख्यमंत्री बनाएगी। बाकी समाजवादी पार्टी परशुराम की मूर्तियां लगवा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी भी कह रही है कि ब्राह्मण तो हमारे सबसे ज्यादा प्रिय रहे, उन्होंने तो हमारी सरकार ही बनाई। क्या ये वोटों की बांटने की राजनीति है, ये समझना जनता का काम है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।